नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे पोषक पदार्थ या भोजन के बारे में। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आगामी जो परीक्षा होने वाली है, रीट लेवल फर्स्ट हो या लेवल सेकंड हो, पटवारी के लिए विशेष रूप से और राजस्थान पुलिस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। इसकी जो PDF है वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अपने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने बात करें पोषण की पोषण है क्या। तो प्रत्येक जो प्राणी है उसको जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा वो कहाँ से प्राप्त करेगा? भोजन से प्राप्त करेगा। और तो अपने पोषण की परिभाषा देख लेते हैं। प्रत्येक प्राणी द्वारा ऊर्जा की प्राप्ति करने के लिए भोजन ग्रहण करना पोषण कहलाता है। यानी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जो बाहर से भोजन ग्रहण करेगा वो क्या कहलाएगा? पोषण। अब भोजन के अंदर कुछ पदार्थ पाए जाते हैं, पोषक तत्व पाए जाते हैं जिनको अपने भोजन के अवयव भी कहते हैं। तो भोजन में उपस्थित घटक जो शरीर की वृद्धि करवाते हैं, विकास करवाते हैं और शरीर का निर्माण करवाते हैं वो क्या कहलाएंगे? भोजन के अवयव या पोषक तत्व कहलाते हैं। अपने भोजन के अंदर मुख्य रूप से 6 प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिसमें 1 नंबर बात की जाए तो कार्बोहाइड्रेट, 2 नंबर वसा, 3 नंबर प्रोटीन, 4 नंबर विटामिन, 5 नंबर खनिज लवण और 6 नंबर जल। ये जो 6 तत्व हैं ये मुख्य रूप से पाए जाने वाले पोषक तत्व हैं। इसमें से जो 7वां तत्व है खाद्य रेशे, रुक्षांश या फाइबर, इसको सहायक तत्व माना गया है, लेकिन मुख्य ये 6 हैं और जो लास्ट वाला है ये सहायक तत्व माना गया है, क्योंकि इसका शरीर में पाचन नहीं होता। केवल इसका जो शरीर का पाचन तंत्र है उसको साफ करने में या मल त्यागने में सहायक होता है, तो इसलिए इसको सहायक पोषक तत्व माना जाता है। अब बात करते हैं पोषक तत्वों की वर्गीकरण के बारे में। तो पोषक तत्वों का जो वर्गीकरण किया गया वो 3 प्रकार से किया गया है। पहला है कार्यों के आधार पर पोषक तत्वों के प्रकार। तो इस आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं, यानी इन पोषक तत्वों का हमारे शरीर में कार्य क्या है उस आधार पर इनको 3 भागों में बांटा गया है। पहला है ऊर्जा प्रदान करने वाले, यानी ऐसे पोषक तत्व जो हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करते हैं वो कहलाते हैं ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व हैं। जैसे अपने कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, इनका शरीर में पाचन होता है और इनसे ही शरीर ऊर्जा प्राप्त करता है, तो ये ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व हैं। दूसरे होते हैं शरीर निर्माणकारी पोषक तत्व। तो ऐसे पोषक तत्व जिनसे शरीर का निर्माण होता है वो कहलाते हैं शरीर निर्माणकारी पोषक तत्व। ये है मुख्य रूप से प्रोटीन और खनिज लवण होते हैं। नेक्स्ट है तीसरा सुरक्षा करने वाले, यानी अपने शरीर की सुरक्षा करने वाले, रोगों से बचाने वाले जो पोषक तत्व हैं वो सुरक्षा करने वाले या अपने शरीर को सुरक्षित रखने वाले पोषक तत्व कहलाते हैं। ये मुख्य रूप से हैं विटामिन, खनिज लवण और जल होते हैं। दूसरा जो वर्गीकरण का आधार है वो आधार है रासायनिक आधार पे। तो रासायनिक आधार पे पोषक तत्वों को 2 भागों में विभक्त किया जाता है। एक ऐसे पोषक तत्व है जो कार्बनिक कहलाते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया, प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया, यानी इनमें मुख्य रूप से कार्बन पाया जाता है और ये कार्बनिक पोषक तत्व कहला रहे हैं, जो मुख्य रूप से ये 4 हैं। अकार्बनिक की बात की जाए तो इसमें मुख्य रूप से जल व खनिज लवणों को सम्मिलित किया जाता है। जो तीसरा आधार है पोषक तत्वों के वर्गीकरण का वो आधार होता है मात्रा के आधार पे, यानी इन पोषक तत्वों की शरीर में कितनी मात्रा में आवश्यकता है उस आधार पर इनको 2 भागों में विभक्त किया जाता है। पहला है स्थूल पोषक या दीर्घ मात्रिक पोषक, यानी ऐसे पोषक तत्व जिनकी शरीर को ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है वो स्थूल पोषक या दीर्घ मात्रिक पोषक तत्व कहलाते हैं। ये मुख्य रूप से 3 हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। नेक्स्ट अपने चर्चा करते हैं सूक्ष्म मात्रिक या लघु मात्रिक। तो ऐसे पोषक तत्व जिनकी शरीर को कम मात्रा में आवश्यकता होती है सूक्ष्म मात्रिक या लघु मात्रिक पोषक तत्व कहलाते हैं। ये मुख्य रूप से खनिज लवण, विटामिन व जल होते हैं। तो दोस्तों ये तो थे अपने पोषक तत्वों के वर्गीकरण के आधार। आगे हम एक नोट में चर्चा कर लेते हैं कि कार्बोहाइड्रेट व वसा से शरीर की लगभग 80% और प्रोटीन से लगभग 20% जो ऊर्जा है उस आवश्यकता की पूर्ति होती है। यानी अपने कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट और वसा शरीर को 80% ऊर्जा देती है और बाकी जो 20% ऊर्जा है वो किससे मिलती है? अपने को प्रोटीन से मिलती है। तो अपने पहले पर चर्चा करेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बोहाइड्रेट की बात की जाए तो ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ कार्बनिक यौगिक है
और इसके अंदर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात है वो हमेशा 2:1 होगा, यानी हाइड्रोजन के 2 परमाणु होंगे और ऑक्सीजन का 1 परमाणु होगा। और ये अनुपात जल का भी होता है। तो इस प्रकार अपने कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट के अंदर जो अनुपात है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वो जल के समतुल्य होता है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं इनके सामान्य सूत्र। सामान्य सूत्र की बात की जाए तो सामान्य सूत्र होता है इनका CH2O और होल्टवाइज N, यानी N की जगह अपने अगर 6 रखते हैं तो इसका सूत्र हो जाएगा C6H12O6, और ये सामान्य रूप से ग्लूकोज का सूत्र होता है। अगर N की जगह हम 7 रखें तो अलग सूत्र बन जाएगा, अगर N की जगह 4 रखें तो अलग सूत्र बन जाएगा, लेकिन इनका जो सामान्य सूत्र है वो ये होता है CH2O की होल पावर N। N की जगह हम कोई भी संख्या रख सकते हैं। आगे चर्चा करें तो जो सरलतम कार्बोहाइड्रेट है वो शर्करा कहलाती है, और शर्कराएँ आपको पता है हमेशा मीठी होती हैं। और आगे बात करें तो जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट संग्रह होगा वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है, लेकिन पादपों में जो कार्बोहाइड्रेट का संग्रह है वो स्टार्च के रूप में होता है। आगे चर्चा करते हैं 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा जो मिलती है वो 4.0 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ये इम्पोर्टेंट है, जो कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा का सामान्य रूप से पूछा जाता है कितनी ऊर्जा मिलती है, तो 4.0 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। नेक्स्ट बात करें तो कार्बोहाइड्रेट व वसा को प्रोटीन को बचाए रखने वाले यौगिक कहा जाता है। प्रोटीन को बचाए रखने वाला क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि जब तक शरीर में कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, तब तक प्रोटीन का पाचन नहीं होता। पहले कार्बोहाइड्रेट का पाचन होगा, फिर वसा का पाचन होगा। जब ये दोनों खत्म हो जाती हैं तब प्रोटीन का पाचन होता है। इसलिए कार्बोहाइड्रेट और वसा को प्रोटीन को बचाए रखने वाले यौगिक कहा जाता है। आगे अपने चर्चा करें तो प्राकृतिक रूप से सबसे जो मीठी शर्करा है वो फ्रैक्टोज शुगर है, और कृत्रिम रूप से जो सबसे मीठी शर्करा है वो सैकरीन होती है। आगे हम कुछ सामान्य शर्कराओं के नाम की बात की जाए तो ग्लूकोज जो शर्करा है वो ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है अंगूर के अंदर, तो इसको अंगूर की शर्करा या ग्रेप्स शुगर भी कहते हैं। जो फ्रैक्टोज शुगर है वो पाई जाती है मुख्य रूप से फलों में, तो इसको फलों की शर्करा या फ्रूट शुगर के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद बात करें ग्लैक्टोज। ग्लैक्टोज मुख्य रूप से दूध में पाई जाती है, इसलिए इसको दूध शुगर कहते हैं या मिल्क शुगर भी कहते हैं। लैक्टोज भी दूध में पाई जाती है, इसलिए लैक्टोज को भी दूध की शर्करा या मिल्क शुगर कहते हैं। सुक्रोज की बात की जाए तो सुक्रोज मुख्य रूप से गन्ने में पाई जाती है, इसलिए इसको गन्ने की शर्करा या शुगर केन शर्करा भी कहा जाता है। नेक्स्ट बात की जाए माल्टोज की। माल्टोज को अपने अनाज में पाई जा रही है और ये मंड के रूप में होती है, इसलिए इसको माल्ट शर्करा भी कहा जाता है। नेक्स्ट अपने चर्चा करें स्टार्च के बारे में, तो स्टार्च पादपों की संग्रहित शर्करा होती है, यानी पादपों के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट का संग्रह होता है वो स्टार्च रूप में होता है। जंतु में बात की जाए तो जंतुओं में जो संग्रह होगा कार्बोहाइड्रेट का वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। नेक्स्ट अपने चर्चा करते हैं, नोट है यहाँ पर एक कि डीऑक्सी राइबोज शर्करा जिसका जो सूत्र है वो C5H10O4 होता है, और वह एक रहेमनोज जिसका जो सामान्य सूत्र है वो C6H12O5 है। इनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात है वो 2:1 नहीं है, लेकिन फिर भी ये शर्कराएँ होती हैं। इसके अलावा अपने बात की जाए तो फार्मेल्डिहाइड व एसिटिक एसिड, इनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात है वो 2:1 है, लेकिन ये शर्कराएँ नहीं है, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 होने से शर्कराएँ नहीं होती, और भी उनके जो गुण हैं वो सेम होने चाहिए। नेक्स्ट अपने चर्चा करते हैं कि जो पोषक पदार्थ हैं उनसे कितनी ऊर्जा मिल रही है। ऊर्जा इनसे 2 प्रकार की, एक तो सकल कैलोरी मान से मापते हैं अपने, और एक कार्यकीय कैलोरी मान होता है। अपने जो पूछा जाता है एग्जाम में या फिर अपने जो काउंटिंग करते हैं वो कार्यकीय कैलोरी मान करते हैं। एक तो सकल कैलोरी मान होता है, जो कैलोरी मापी से अपने माप रहे हैं, जितनी मात्रा आ रही है वो सकल कैलोरी मान है, लेकिन उसका उपयोग कितना हो रहा है वो कार्यकीय कैलोरी मान है। तो अपने यही पढ़ा जाता है। कार्बोहाइड्रेट की बात की जाए तो इसका सकल कैलोरी मान होता है 4.10 किलो कैलोरी प्रति ग्राम में, और जो कार्यकीय मान है वो होता है 4.0 किलो कैलोरी प्रति ग्राम में। वसा के अंदर 9.45 किलो कैलोरी प्रति ग्राम से मिलता है ऊर्जा, लेकिन इसका कार्यकीय जो कैलोरी मान है वो 9.0 किलो कैलोरी प्रति ग्राम होता है। प्रोटीन की बात की जाए तो प्रोटीन से 5.15 किलो कैलोरी प्रति ग्राम से सकल कैलोरी मान प्राप्त होता है,
इतनी ऊर्जा प्राप्त होती है। लेकिन कार्यकीय मान की बात की जाए तो 4.0 किलो कैलोरी प्रति ग्राम से प्राप्त होता है। तो अपने को सिर्फ याद रखना है कार्यकीय कैलोरी मान, यही एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट अपने चर्चा करें, किसी एथलीट को तात्क्षणिक ऊर्जा के लिए निम्नलिखित में से क्या दिया जाना चाहिए। तो कोई भी एथलीट है या खिलाड़ी है, उसको तुरंत ऊर्जा प्रदान करने के लिए कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का सर्वप्रथम पाचन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे मीठी शर्करा कौन सी है। ये क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी 2008 में। तो सबसे मीठी शर्करा ऊपर चर्चा कर चुके हैं अपने, फ्रैक्टोज सबसे मीठी शर्करा होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है। एएसएम छत्तीसगढ़ 2002 में आ चुका है ये। इसमें पूछा गया कि संग्रह कार्बोहाइड्रेट किस रूप में हो रहा है। तो ये होता है ग्लाइकोजन के रूप में शरीर में संग्रह। नेक्स्ट है, शहद में मुख्यतः होते हैं। शहद में मुख्य रूप से फ्रैक्टोज शर्करा होती है, या फिर अपने बात करें तो इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ये एसएससी मैट्रिक लेवल का जो एग्जाम होता है 2002 में आ चुका है। अब अपने चर्चा करते हैं कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है। तो कार्बोहाइड्रेट का जो वर्गीकरण किया गया है वो मोनोमर इकाइयों के आधार पर किया गया है, यानी जो कार्बोहाइड्रेट है उसकी सबसे छोटी जो इकाई है वो कहलाती है सैकेराइड, या अपने इसकी इंग्लिश में बोल सकते हैं मोनोमर। तो इसका जो वर्गीकरण है वो मोनोमर इकाइयों की संख्या या सैकेराइड इकाइयों की संख्या के आधार पर किया गया है। और इस आधार पर कार्बोहाइड्रेट होते हैं 3 प्रकार के, एक मोनोसैकेराइड्स होते हैं, एक ओलिगोसैकेराइड्स होते हैं और एक पॉलीसैकेराइड्स होते हैं। अब बात करते हैं अपने मोनोसैकेराइड्स की। मोनो का मतलब एक और सैकेराइड्स का मतलब इकाई, यानी एक इकाई से मिलकर बने हुए कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड्स कहलाते हैं। यानी ये एक मोनोमर इकाई से बने होते हैं और ये सबसे सरलतम होते हैं, सरलतम शर्करा हैं। इनका जल अपघटन संभव नहीं है, क्योंकि केवल इकाई ही एक है और इसका जल अपघटन होने का मतलब है ये टूटकर 2 इकाई बना ले, लेकिन इकाई सिंगल है तो ये टूटेगी नहीं तो इसका जल अपघटन भी नहीं होगा। और इसका जो सामान्य सूत्र होता है वो C⁴n और H2O की होल पावर n, ये सामान्य इसका सूत्र है। नेक्स्ट अपने चलते हैं इसके एग्जाम्पल्स की मोनोसैकेराइड्स की। तो सबसे पहले आता है ग्लूकोज। इसको अपने ग्रेप शुगर, क्योंकि ये अंगूर में पाई जाती है इसलिए इसको ग्रेप शुगर। रक्त में भी इसकी अत्यधिक मात्रा होती है इसलिए इसको रक्त की शर्करा भी कहते हैं। और इसका जो रासायनिक नाम है वो डेक्सट्रोज होता है। मनुष्य व अन्य प्राणियों के शरीर में अधिकतम मात्रा में पाई जाने वाली जो शर्करा है वो कौन सी है, ग्लूकोज होती है। रक्त में अपने मात्रा की बात की जाए तो 80 से 120 मिलीग्राम प्रति 100 ml रक्त के अंदर इसकी मात्रा होती है। अगर अपने संग्रह की बात की जाए तो ये अपने यकृत यानी लीवर व मांसपेशियों में ग्लाइकोजन के रूप में संग्रह होती है। अगर स्रोत की बात की जाए तो अंगूर में सर्वाधिक पाई जाती है, इसके अलावा चुकंदर में मिलेगी, गन्ने में मिलेगी, मिठाइयों में भी मिलती है। नेक्स्ट अपना शर्करा है फ्रैक्टोज। फ्रैक्टोज को सर्वाधिक पाई जाती है फ्रूट के अंदर, तो इसलिए इसको फ्रूट शुगर भी कहते हैं। रासायनिक नाम है इसका लेव्युलोज और प्राकृतिक रूप से सर्वाधिक मीठी शर्करा है इसलिए इसको स्वीटेस्ट शर्करा भी कहा जाता है। स्रोत की बात की जाए तो फलों में पाई जा रही है, गन्ने में पाई जाएगी, चुकंदर में पाई जाएगी और शहद में पाई जाएगी। नेक्स्ट है ग्लैक्टोज। ग्लैक्टोज मिल्क के अंदर या दूध के अंदर पाई जाती है इसलिए इसको मिल्क शुगर भी कहते हैं। कुछ मात्रा इसकी मस्तिष्क के अंदर भी होती है इसलिए इसको मस्तिष्क शर्करा के नाम से भी जाना जाता है। स्रोत की बात की जाए तो दूध से मिलेगी या डेयरी उत्पादों से ये प्राप्त होती है। उसके बाद आती है एक राइबोज शर्करा। राइबोज शर्करा अपने आरएनए और डीएनए सुना होगा, राइबो न्यूक्लिक एसिड और डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। तो आरएनए में भी राइबोज शर्करा होती है, डीएनए में राइबोज शर्करा होती है, एटीपी में भी राइबोज शर्करा होती है। एनएडी निकोटिनिमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड या निकोटिनिमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट के अंदर भी ये शर्करा मिलती है, ये उपस्थित होती है इनमें। उसके बाद एक शर्करा आती है जाइलोज। जाइलोज मुख्य रूप से गोंद, अनाज का भूसा इनमें पाई जाती है। नेक्स्ट अपने चलते हैं ओलिगोसैकेराइड्स पे। ओलिगोसैकेराइड्स में 2 से लेकर 10 तक मोनोमर इकाइयाँ होती हैं। अगर 2 इकाइयाँ हैं, 3 इकाइयाँ हैं, 4 हैं, 5 हैं, 10 तक की अगर इकाइयाँ आपस में जुड़ी हुई हैं वो कहलाती हैं ओलिगोसैकेराइड्स। अब 2 से अधिक इकाइयाँ, जैसे एक इकाई ये हो गई और एक इकाई ये हो गई, अब 2 से अधिक इकाइयाँ जुड़ी हुई हैं तो ओलिगोसैकेराइड्स ये कहला रही है। अब दोनों इकाइयाँ जुड़ेंगी तो एक बॉन्ड के द्वारा जुड़ेंगी और इस बॉन्ड को बोलते हैं अपने ग्लाइकोसाइडिक बंध।
अब देखो अगर दो इकाइयाँ आपस में जुड़ी हुई हैं तब इनका अपघटन हो सकता है, यानी दो इकाइयों का अगर अपघटन होगा तो अलग अलग इकाई प्राप्त हो सकती है, तो इनका जलीय अपघटन संभव है। आगे बात की जाए मुख्य ओलिगोसेकेराइड्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले अपनी चर्चा करते हैं माल्टोज। माल्टोज मुख्य रूप से डाइसेकेराइड्स है और डाइसेकेराइड्स होती हैं ओलिगोसेकेराइड्स। अगर दो इकाइयाँ जुड़ी हैं तो डाइसेकेराइड्स हो जाएगा, अगर तीन जुड़ी हैं तो ट्राई हो जाएगा, चार जुड़ी हैं तो टेट्रा हो जाएगा, पांच जुड़ी हैं तो पेंटा हो जाएगा, इस प्रकार, लेकिन होते ही ओलिगोसेकेराइड्स हैं। अपने माल्टोज की बात की जाए तो माल्टोज के अंदर ग्लूकोज की दो इकाइयाँ आपस में जुड़ती हैं, दो इकाइयाँ जुड़ रही हैं तो कौन सा है, डाइसेकेराइड्स भी कहलाता है। माल्टोज है वो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में कभी भी नहीं पाई जाती है, अनुपस्थित होती है। अगर इसके निर्माण की बात की जाए तो जब स्टार्च का या ग्लाइकोजन का जो पाचन होता है या अपघटन होता है उस समय माल्टोज शर्करा का निर्माण होता है। स्रोत की बात की जाए तो ये अनाज जैसे गेहूं, जौ, मक्का या अंकुरित बीज में पाई जाती है। नेक्स्ट अपनी शर्करा है सुक्रोज। सुक्रोज की बात की जाए तो ये ग्लूकोज प्लस फ्रैक्टोज से मिलकर बनती है। एक इकाई इसमें ग्लूकोज की और एक इकाई फ्रैक्टोज की है, यानी दो इकाइयाँ जुड़ी हुई हैं, तो ये क्या कहलाएगी, डाइसेकेराइड्स। और एग्जाम्पल किसका, ये ओलिगोसेकेराइड्स का। अन्य नाम की बात की जाए तो इसको रसोई घर की शर्करा कहते हैं। रसोई घर की शर्करा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हम चीनी को कहाँ रखते हैं, रसोई के अंदर रखते हैं, या अपने मिठास के लिए जो शर्करा रखी जाती है वो सुक्रोज शर्करा होती है और उसको अपने रसोई में रखते हैं, इसलिए इसको रसोई शर्करा कहा जाता है। जब भी अपने कोई मेहमान आता है तो उस शर्करा को अपने कहाँ रखते हैं, चीनी को टेबल पे रखते हैं, इसलिए इसको टेबल शर्करा भी कहा जाता है। गन्ने का जो व्यावसायिक उत्पादन होता है वो चीनी निर्माण के लिए या सुक्रोज निर्माण के लिए होता है, इसलिए इसका व्यावसायिक उत्पादन किया जाता है, इसलिए इसको व्यापारिक शर्करा कहा जाता है। गन्ने से इसका निर्माण होता है, इसलिए इसको गन्ने की शर्करा कहते हैं और ये शर्करा काफ़ी मीठी होती है। मुख्य जो स्रोत है इसका वो होता है गन्ना और चुकंदर। नेक्स्ट अपने बात करते हैं लैक्टोज शर्करा। लैक्टोज शर्करा के अंदर एक ग्लूकोज की इकाई होती है और एक ग्लैक्टोज की इकाई होती है, दो इकाइयों से मिलकर बना, इसलिए डाइसेकेराइड्स है और ओलिगोसेकेराइड्स का ये एग्जाम्पल है। लैक्टोज जो शर्करा है वो केवल दूध में पाई जाती है, इसलिए इसको मिल्क शर्करा या मिल्क शुगर के नाम से भी जाना जाता है। पौधों में अनुपस्थित है और काफ़ी कम मीठी शर्करा होती है, पौधों में कभी नहीं मिलेगी ये शर्करा, ये केवल दूध में पाई जाती है। आगे अपने चर्चा करें रेफिनोज की, तो रेफिनोज जो शर्करा है वो इसमें एक ग्लूकोज की इकाई होगी, एक फ्रैक्टोज की इकाई होगी और एक ग्लैक्टोज की इकाई होगी। तीन इकाइयाँ आपस में जुड़ी हुई हैं, तो किस प्रकार की शर्करा है, ट्राइसेकेराइड्स शर्करा होती है। ये मुख्य रूप से इसके स्रोत की बात की जाए तो ये बिनोला हो गए, चुकंदर हो गए, इनमें पाई जाती है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट अपने चर्चा करते हैं पॉलीसेकेराइड्स। पॉली का मतलब बहुत और सेकेराइड्स का मतलब इकाइयाँ, तो पॉलीसेकेराइड्स के अंदर 10 से अधिक अगर इकाइयाँ जुड़ जाती हैं तो वो क्या कहलाएगा, पॉलीसेकेराइड्स। यानी अगर 10 तक इकाइयाँ हैं सेकेराइड्स की तो वो क्या हैं, तो ओलिगोसेकेराइड्स है। अगर 10 से अधिक मोनोसेकेराइड्स या एक इकाइयाँ या सेकेराइड्स इकाइयाँ आपस में जुड़ जाएंगी तो वो क्या कहलाएगी, पॉलीसेकेराइड्स। अब सामान्य नाम की बात की जाए तो पॉलीसेकेराइड्स कोई भी हो उसको सामान्य रूप से ग्लाइकेन्स कहते हैं, ये मीठी नहीं होती। आगे बात करें जल अपघटन, इनका संभव है, इनका जल अपघटन हो सकता है, लेकिन जल में ये घुलती बहुत कम है, या एंजाइमों के द्वारा इनका पाचन हो सकता है। मुख्य पॉलीसेकेराइड्स की बात की जाए तो ये निम्न है। सबसे पहले चर्चा करते हैं स्टार्च की, तो स्टार्च पौधों का संचित भोजन है। स्टार्च पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा बना लेते हैं, जिसमें CO2 प्लस में H2O और प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में पादप क्या करेंगे, इनसे स्टार्च का निर्माण कर लेते हैं, यानी प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा पादपों में इसका निर्माण हो जाता है। मुख्य स्रोत की बात की जाए तो अनाज में पाई जा रही है, आलू में पाई जा रही है, केले में पाई जा रही है। मुख्य रूप से आलू के अंदर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ये पाई जाती है। नेक्स्ट चर्चा करते हैं अपने सेलुलोज की। सेलुलोज है वो ग्लूकोज का बहुलक होता है। मुख्य रूप से जो ग्लूकोज है इसमें बहुत सारी ग्लूकोज की इकाइयाँ आपस में जुड़ जाएंगी, हज़ारों में इकाइयाँ जुड़ जाती हैं ग्लूकोज की और किसका निर्माण कर लेती हैं, सेलुलोज का। सेलुलोज की बात की जाए तो पादपों की जो बाहर वाली कोशिका भित्ति होती है उसका जो निर्माण होता है पादप की कोशिका भित्ति का, वो सेलुलोज से होता है। इसलिए अपने कह सकते हैं पादप कोशिका भित्ति का संरचनात्मक घटक है सेलुलोज।
कपास तंतुओं में 90% तक सेलुलोज पाया जाता है। और इससे संबंधित क्वेश्चन रीट L2 2018 साइंस मैथ में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट अपने चर्चा करें, मनुष्य में सेलुलोज का पाचन नहीं होता है क्योंकि सेलुलोज का पाचन होता है बड़ी आंत के सिक्कम भाग में, और एक एंजाइम आता है सेलुलेज, उस सेलुलेज एंजाइम के द्वारा इस सेलुलोज का पाचन होता है। जो एंजाइम है वो है सेलुलेज, और सेलुलोज एंजाइम के द्वारा किसका पाचन हो रहा है, सेलुलोज का। लेकिन हमारे अंदर ये सेलुलोज एंजाइम अनुपस्थित होता है, इस कारण सेलुलोज का भी पाचन नहीं होगा। उसके बाद आता है इन्यूलिन। इन्यूलिन है वो मुख्य रूप से फ्रैक्टोज का बहुलक होता है। जो फ्रैक्टोज शर्करा है उसका बहुलक है इन्यूलिन। इन्यूलिन की अगर प्राप्ति की बात की जाए तो एक डहेलिया पादप आता है, और डहेलिया पादप की जड़ों से ये मुख्य रूप से प्राप्त किया जाता है। और इसका जो मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है वो अपने गुर्दे की जांच में किया जाता है। तो ये इंसुलिन नहीं, ये इन्यूलिन है जो फ्रैक्टोज का बहुलक है, और इसका उपयोग पूछा जा चुका है कि गुर्दे की जांच के लिए निम्न में से किस कार्बोहाइड्रेट का उपयोग किया जाता है, तो किसका किया जाता है, इन्यूलिन का किया जाता है। नेक्स्ट है काइटिन। काइटिन एकमात्र ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जिसमें नाइट्रोजन जुड़ी होती है, या नाइट्रोजन युक्त ये कार्बोहाइड्रेट है। मुख्य रूप से अपने काइटिन की बात की जाए तो शैवालों में, शैवाल अपवाद हैं क्योंकि शैवाल भी पादप हैं, और पादपों की कोशिका भित्ति बनी होती है सेलुलोज, हेमीसेलुलोज की, लेकिन शैवालों की कोशिका भित्ति काइटिन से बनी होती है। या फिर अपने क्रस्टेशिया वर्ग हो गया, इंसेक्टा वर्ग हो गया, यानी आर्थ्रोपोडा के अंदर जो ततैया वाला या मक्खी वाला जो ग्रुप है, इंसेक्टा वाला, कीट वर्ग वाला, तो उनके जो प्राणियों का बाह्य कंकाल है या बाहर वाली जो त्वचा अपने बोल सकते हैं, उसका निर्माण भी काइटिन से होता है। तो ये थे दोस्तों मुख्य रूप से पॉलीसेकेराइड्स। अब बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट के कार्य क्या हैं। कार्बोहाइड्रेट के कार्य की बात की जाए तो मुख्य ऊर्जा स्रोत है, यानी ग्लूकोज मुख्य रूप से इसका जब ऑक्सीकरण होगा तो ऊर्जा मिलेगी एटीपी के रूप में, और सर्वप्रथम जो पाचन होता है वो कार्बोहाइड्रेट का होता है, इसलिए कार्बोहाइड्रेट मुख्य ऊर्जा स्रोत होते हैं। नेक्स्ट अपने चर्चा करें, पादपों की कोशिका भित्ति का निर्माण करना। इन्हें अपने पढ़ गए हैं पीछे कि सेलुलोज है वो पादपों की कोशिका भित्ति का निर्माण करता है, तो अपने कार्य कार्बोहाइड्रेट का कह सकते हैं कि पादपों की कोशिका भित्ति का निर्माण करता है। सेलुलोज भोजन में रेशों के रूप में होती है जो पाचक रसों के स्रावण को उत्प्रेरित करता है। नेक्स्ट अपने बात करें तो जो राइबोज शर्करा थी वो आरएनए व डीएनए का निर्माण कर रही थी, इसलिए कार्बोहाइड्रेट के बारे में कह सकते हैं कि आरएनए व डीएनए का संरचनात्मक ये घटक होता है। पांचवा है शरीर के अंगों की कार्य क्षमता को बनाए रखता है, यानी शरीर में पाचन होगा, एटीपी मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी, तो शरीर की कार्य क्षमता भी बनी रहेगी। तो दोस्तों ये तो थी कार्बोहाइड्रेट के बारे में इम्पोर्टेंट बातें रीट लेवल फर्स्ट, सेकंड, राजस्थान पुलिस और पटवार की दृष्टि से। नेक्स्ट जिसका पार्ट आएगा पार्ट नंबर 2, उसमें अपने वसा या प्रोटीन के बारे में चर्चा करेंगे। फिर तो जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें विटामिन या खनिज लवण के बारे में चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार से ये टॉपिक कंप्लीट करेंगे, और इसकी जो पीडीएफ है वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो में केवल इतनी ही बात करेंगे, मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।